अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सेकंड लेक्चर अकाउंटिंग का, टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, टर्म्स यूज्ड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कौन कौन सी टर्म फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यूज की जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि अकाउंटिंग इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इस लैंग्वेज को समझने के लिए हमें वो टर्म्स समझना जरूरी है, इसलिए हम वन बाय वन वो टर्म्स डिस्कस करते हैं। जो हमारी पहली टर्म है वो है गुड्स। गुड्स किसे हम कहते हैं, जैसे कि आप सबको पता है कि गुड एडजेक्टिव होता है अच्छा, अब जब उसे एस ऐड करते हैं तो वो नाउन बन जाता है, गुड्स मतलब सामान। तो अब डेफिनेशन पे आते हैं, गुड्स आर दोज थिंग्स व्हिच आर परचेज्ड फॉर रिसेल। मतलब गुड्स वो सामान होता है जो हम परचेज करते हैं, किसकी खरीदते हैं, किसके लिए, रिसेल के लिए। मतलब वो सामान जो एक पर्सन रिसेल के लिए खरीदता है। जैसे कि एक दुकानदार शॉपकीपर एक सामान स्टॉक खरीदता है, वो किसके लिए खरीदता है, खुद के लिए नहीं, वो रिसेल के लिए, बेचने के लिए खरीदता है। मतलब वो जो भी सामान उस दुकान में रखता है उसको हम गुड्स कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मोहन परचेज 50 टीवी सेट्स एट द रेट ऑफ 4000 ईच। मोहन ने खरीदा कितने, 50 टीवी सेट्स, कितने के, 4000 के। इसमें मोहन क्या कर रहा है, 50 टीवी सेट्स खरीद रहा है। जो ये 50 टीवी सेट्स है ये बेचने के लिए खरीद रहा है, ये 50 टीवी सेट्स मोहन के लिए गुड्स है, इसके बिजनेस के लिए गुड्स है। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मोहन परचेज गुड्स एट द रेट ऑफ ₹2 लाख, सॉरी ₹2 लाख। तो मोहन ने, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं टीवी सेट्स के बदले गुड्स उसको खरीद रहा है कितने के, 2 लाख के। मतलब जो भी सामान हम बेचने के लिए खरीदते हैं उसको हम कहते हैं गुड्स। अब हम नेक्स्ट टर्म पे आते हैं जो है प्रोपराइटर। प्रोपराइटर अगर हम सिंपल टर्म से डिफाइन करें, प्रोपराइटर मतलब ओनर। जो भी पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है, जो भी पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है उसको हम कहते हैं प्रोपराइटर, उसको हम कहते हैं मतलब सिंपल टर्म्स में उसको कहते हैं ओनर। अगर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, द पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस कैपिटल इनटू द बिजनेस, कंट्रोल्स द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, bears the results and risks of the business। मतलब वो पर्सन जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, मतलब पैसा या गुड्स इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस में, मतलब बिजनेस स्टार्ट करता है और उसके अफेयर्स कंट्रोल करता है, मतलब जो भी उस बिजनेस में चल रहा है उसको कंट्रोल कर रहा है। आखिरकार वो रिजल्ट्स देखता है, मतलब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, रिस्क उठाता है। अगर लॉस हुआ वो बेचारे, वो उसके लिए रिस्क है, लॉकडाउन रिस्क है उसके लिए, मतलब वो चीजें उठाता है, तो उसको हम कहते हैं प्रोपराइटर। मतलब सिंपल टर्म्स हम ओनर को कहते हैं प्रोपराइटर। एक एग्जांपल लेते हैं, सोहन स्टार्टेड बिजनेस विद ₹4 लाख। इसमें प्रोपराइटर कौन है फिर, जो मैंने एग्जांपल दी, सोहन स्टार्टेड बिजनेस विद ₹4 लाख, इसमें प्रोपराइटर है सोहन, मतलब सोहन इसमें प्रोपराइटर है। ओनर जो होता है वही प्रोपराइटर होता है। तो हम थर्ड टर्म पे आते हैं जो है कैपिटल। कैपिटल किसे कहते हैं, आप सब लोग जानते हैं, एक मतलब कैपिटल का राजधानी, मगर यहाँ पर दूसरा मतलब है कैपिटल का, क्योंकि अकाउंटिंग में टर्म्स का अलग मतलब होता है। कैपिटल का मतलब है कैश और गुड्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोपराइटर इनटू हिज बिजनेस इज टर्म्ड एज कैपिटल। मतलब जो भी कैश गुड्स मतलब सामान बेचने के लिए जो भी कैश या गुड्स इंट्रोड्यूस करेगा, डालेगा प्रोपराइटर ओनर किसमें, बिजनेस में चलाने के लिए, उसको हम कहते हैं कैपिटल। मतलब जो भी पैसा या सामान एक ओनर बिजनेस में डालता है उसको हम कहते हैं कैपिटल। बिजनेस चलाने के लिए या बिजनेस बढ़ाने के लिए या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी पैसा वो डालता है, जो भी सामान वो डालता है, उसको हम कहते हैं कैपिटल। एक एग्जांपल लेते हैं हम, सोहन स्टार्टेड बिजनेस विद ₹4 लाख। इसमें तो हमें पता ही है सोहन इसमें प्रोपराइटर है, तो इसमें कैपिटल क्या है, ये जो 4 लाख है यही इसमें कैपिटल है। ये 4 लाख जो है यही इसमें कैपिटल है। तो हमने 3 टर्म सीखी इस टाइम, एक गुड्स सीखा, प्रोपराइटर सीखा और कैपिटल। गुड्स सिंपल टर्म्स मैंने कहा, जो सामान हम बेचने के लिए लाते हैं उसको हम गुड्स कहते हैं। प्रोपराइटर जो मैंने कहा वो ओनर होता है, जो कैश इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस में, गुड्स इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस में, मतलब बिजनेस चलाता है, बिजनेस को के अफेयर्स कंट्रोल करता है, रिजल्ट्स देखता है, रिस्क उठाता है, उसको हम प्रोपराइटर कहते हैं। और कैपिटल भी मैंने कहा आपको कि सामान डालना या कैश डालना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए, तो उसको हम कहते हैं कैपिटल। हम नेक्स्ट टर्म्स पे आते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो है वो है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हम किसे कहते हैं, मतलब बिजनेस के कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो कि बिजनेस के एक्सपेंस होते हैं, ना कि ओनर के एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे कि ओनर के खुद के एक्सपेंस, मतलब घर के खर्चे, मतलब घर का जो उसका ट्यूशन फी होता है बच्चे का, या स्कूल फी होता है, वो उसके मतलब इंश्योरेंस होता है, वो उसका प्राइवेट खर्चा होता है या पर्सनल खर्चा होता है, वो बिजनेस का खर्चा नहीं होता है। कभी कभार क्या होता है कि बिजनेसमैन विड्रॉ करता है, निकालता है पैसे बिजनेस से अपने पर्सनल, प्राइवेट या डोमेस्टिक घर के यूज के लिए, तो उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स, उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। मतलब बिजनेसमैन का पैसे निकालना बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए, प्राइवेट पर्पस के लिए या डोमेस्टिक पर्पस के लिए, उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। हम डेफिनेशन पे आते हैं, ड्राइंग्स क्या होता है, कैश और गुड्स विथड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल, प्राइवेट और डोमेस्टिक यूज इज कॉल्ड ड्राइंग्स।
मतलब कैश निकालना या गुड्स सामान निकालेगा वो बिजनेस से, या कैश निकालेगा या सामान निकालेगा या दोनों निकालेगा। तो कौन निकालेगा? प्रोपराइटर। किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए या प्राइवेट यूज के लिए या डोमेस्टिक यूज के लिए। इसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। इसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। ये बिजनेस का खर्चा नहीं होता, ये प्रोपराइटर का अपना खर्चा होता है जो ये बिजनेस से निकालता है। तो हम एक एग्जांपल लेंगे, मोहन विड्रॉ ₹4,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। मोहन ने विड्रॉ किए कितना? 4,000 रुपया फॉर हिज पर्सनल यूज। 4,000 रुपये क्या ये बिजनेस का खर्चा है? नहीं, ये जो 4,000 रुपये ये ड्राइंग्स है। इसको हम टर्म यूज करेंगे ड्राइंग्स। अगर कभी भी आप देखोगे प्रॉपराइटर अगर पर्सनल पर्पस के लिए कोई पैसा निकाल रहा होगा बिजनेस से, तो आप मानोगे कि वो ड्राइंग्स है। हम नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, जो हमारी 5th टर्म है वो है डेटर। डेटर हम किसे कहते हैं? देखो बिजनेसमैन क्या, देखो जो बिजनेस होता है वो गुड्स सेल करते हैं, सामान बेचते हैं कैश में, मगर कभी कभार वो क्रेडिट में भी बेचते हैं, मतलब उधार। क्रेडिट मतलब उधार में भी बेचते हैं। तो जिसको वो बेचते हैं, मतलब जो पर्सन लेता है उसको हम कहते हैं डेटर। मतलब हमने गुड्स बेचे क्रेडिट पे, उधार पे दूसरे बंदे को, मतलब मिस्टर एक्स को। मिस्टर एक्स ने वो गुड्स लिए, तो वो जो मिस्टर एक्स है वो हमारा क्रेडिटर है और हम डेटर है और हम क्रेडिटर है। हम एग्जाम्पल डेफिनेशन लेते हैं पहले इसकी डेटर की। द पर्सन who purchases goods on credit and has to repay his dues to his creditor। मतलब वो बंदा जो गुड्स परचेज कर रहा है किस पे? क्रेडिट पे, उधार पे। जो गुड्स ले रहा है उधार पे, एंड हैज टू रिपे, जिसको बाद में वापस करने हिज ड्यूज, अपने जो कर्ज है उसको वापस करने। किसको देने? उसको क्रेडिटर को। इन द फ्यूचर में इस टर्म से डेटर, उसको हम डेटर कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर एक्स परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर वाई ऑफ ₹1,000। देखो मिस्टर एक्स परचेज कर रहा है, खरीद रहा है गुड्स, कैश में तो नहीं खरीद रहा है, ये क्रेडिट उधार पे खरीद रहा है। किससे खरीद रहा है? मिस्टर वाई से। इस केस में मिस्टर एक्स क्या है? ये क्रेडिटर है या डेटर है? ये डेटर है, क्योंकि इसने खरीदे उधार पे गुड्स, इसने कैश में गुड्स नहीं लिए। तो मिस्टर एक्स इसमें है डेटर। तो आपको डेटर समझ आया होगा। तो हम क्रेडिटर पे आते हैं। क्रेडिटर किसे कहते हैं? जैसे कि मैंने इसी में बताया आपको कि डेटर, हमने गुड्स उधार पे भेजे, जिस बंदे को हमने भेजे उसको हम डेटर कहते हैं, और हम वहां पर क्रेडिटर है। सेम, द पर्सन हु सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने भेजे गुड्स किस पे? क्रेडिट पे, उधार पे भेजे गुड्स, एंड हैज टू रिसीव, हमको कल को वापस लेने हैं वो पैसे। किससे? डेटर से लेने हैं वो वापस पैसे। इन द फ्यूचर में इज कॉल्ड क्रेडिटर, हमें क्रेडिटर कहा जाता है। फर्ज करो एक एग्जांपल मैंने दिया, मिस्टर वाई सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ ₹1,000। मिस्टर वाई ने सेल किए गुड्स, मगर किस में? कैश में नहीं किए, क्रेडिट में, उधार पे किए। इस केस में जो मिस्टर वाई है, जो मिस्टर वाई है वो क्रेडिटर है, और इस केस में मिस्टर एक्स डेटर है। आपको समझ आया होगा डेटर किसे कहते हैं हम और क्रेडिटर किसे कहते हैं हम। जो बंदा गुड्स उधार पे लेता है उसको हम डेटर कहते हैं, और जो बंदा देता है उसको हम क्रेडिटर कहते हैं। तो ड्राइंग्स भी आपको समझ आ रहा होगा। कोई पैसा प्रॉपराइटर ऑनर बिजनेस से निकाल रहा है या गुड्स निकाल रहा है अपने पर्सनल पर्पस के लिए, अपने प्राइवेट या डोमेस्टिक घर के खर्चे के लिए, तो उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। तो हमने पढ़ा डेटर क्या होता है और क्रेडिटर क्या होता है। अब कभी कभार क्या होता है कि डेटर जो होता है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। इंसॉल्वेंट मतलब कोई उसका दिवाला निकल जाता है, तो उस केस में वो डेट जो है वो रिपे नहीं कर पाता। या कभी कभार कोई बंदा होता है वो पैसे देता ही नहीं है, केस चला जाता है कोर्ट में, कुछ और भी रीजंस हो जाते हैं। तो उस केस में एक टर्म अराइज होती है जिसको हम कहते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब कि जब डेटर हमें उस पोजीशन में ना हो कि वो हमें पैसे वापस करे, मतलब कि जो पैसे हो वो हमारे लॉस में चले जाते हैं। तो हम डेफिनेशन देखते हैं बैड डेट की, द अमाउंट ऑफ मनी विच कांट बी रिकवर्ड, वो अमाउंट मनी का जो हम रिकवर नहीं कर सकते फ्रॉम द डेटर। किससे? जिसको हमने सामान भेजा था उधार पे, उससे हम रिकवर नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं बैड डेट। उसको हम कहते हैं बैड डेट। मतलब जो भी पैसा हमें लेना था डेटर से, पर किसी रीजन से हम उससे नहीं ले पाए, मतलब वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसका दिवाला निकल गया, उसके पास कुछ भी नहीं है लेने के लिए, तो इस केस में जो है वो अमाउंट इरिकवरेबल होता है, मतलब वो रिकवर नहीं कर सकते हम, तो उसको हम कहते हैं बैड डेट। जो हमारी नेक्स्ट टर्म है वो है स्टॉक। स्टॉक हम किसे कहते हैं? देखो हम जो भी टर्म यूज करते हैं, सामान जो हमने खरीदा या सामान जो हमने बेचा, जो हम सामान खरीदने के लिए मतलब टर्म यूज करते हैं, मतलब जो हमें सामान या बेचते हैं उसमें हम एक टर्म यूज करते हैं, वो गुड्स होता है। हमने बताया जो हम गुड्स, फर्ज करो कि हमारे पास हमने 10 लाख के गुड्स ईयर में खरीदे बेचने के लिए, पर हमने बेचे 7 लाख के, तो हमारे पास कितने बचे? 3 लाख के। तो ये हमारा स्टॉक बनता है, ये हमारा स्टॉक बनता है। जैसे कि हम डेफिनेशन देखें, गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट अ पर्टिकुलर डेट,
इज कॉल्ड स्टॉक और इन्वेंट्री। इसका दूसरा नाम है इन्वेंट्री। अगर आपको कोई बताएगा इन्वेंट्री मतलब क्या होता है, इन्वेंट्री मतलब होता है स्टॉक, मतलब गुड्स, जो सामान हमने बेचने के लिए लाया था वो हमारे पास रह गया, वो बिका नहीं, एट द एंड ऑफ द ईयर वो बिका नहीं, या बिगनिंग ऑफ द ईयर वो बिका नहीं, तो उसको हम कहते हैं स्टॉक। अब स्टॉक के कुछ किस्म होते हैं जो मैंने टाइप्स पे लिखे, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। एक तो हमारे पास होता है ओपनिंग स्टॉक और दूसरा हमारे पास होता है क्लोजिंग स्टॉक। जैसे कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक ही हमारे नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक बनता है, मतलब हमारे एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास कुछ पैसे बच गए, सॉरी स्टॉक बच गया, तो वो जो गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, जो हमारे पास एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास स्टॉक बच गया, वही हमारे जो नेक्स्ट ईयर है बिगनिंग में ओपनिंग स्टॉक बनता है। मतलब अगर 2019 दिसंबर में 10,000 रुपए का स्टॉक हमारे पास बच गया, और अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। अगर 2019 दिसंबर में हमारे पास 10,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक बच गया, तो 2020 में जनवरी में यही हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 10,000 बन जाएगा। मतलब जो 2019 दिसंबर का जो क्लोजिंग स्टॉक था ये हमारा 2020 जनवरी का ओपनिंग स्टॉक बन गया। उम्मीद है आपको स्टॉक समझ आया होगा। स्टॉक की किस्में समझ आएगी, ओपनिंग स्टॉक किसे कहते हैं और क्लोजिंग स्टॉक किसे कहते हैं। क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो स्टॉक हमारे पास रह गया एट द एंड ऑफ द ईयर और वही अगले साल ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, तो उसको हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक का दूसरा नाम है इन्वेंट्री, या हम कहते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग इन्वेंट्री, जिस तरह से आप कहो। तो आते हैं हम नेक्स्ट टर्म पे। जो हमारी नेक्स्ट टर्म है वो है रेवेन्यू पेमेंट्स और एक्सपेंसेस। कौन सी होती है रेवेन्यू पेमेंट्स और एक्सपेंसेस? रेवेन्यू पेमेंट और एक्सपेंस मतलब खर्चा। कौन कौन से रेवेन्यू पेमेंट्स और एक्सपेंसेस होते हैं? ऑल दोस पेमेंट्स द बेनिफिट ऑफ व्हिच आर टेकन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वो सारे खर्चे जो हमने किए मगर किसी खास तौर पर, मतलब किसी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। कौन से टाइम के लिए? दैट इज अप टू 1 ईयर, मतलब जिसका फायदा हम सिर्फ 1 साल तक उठा सकते हैं। जिसका फायदा हम, जो खर्चे हम कर रहे हैं उसका फायदा हम सिर्फ 1 ही साल तक उठा सकते हैं। एंड विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश, और जिसको हम कैश में फ्यूचर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इज कॉल्ड रेवेन्यू पेमेंट और एक्सपेंसेस। मतलब कौन कौन सी होती है रेवेन्यू पेमेंट और एक्सपेंस? फर्ज करो हमने सैलरी दी स्टाफ को, फर्ज करो हमें सैलरी दी स्टाफ को। जब स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, क्या हमें फ्यूचर में से कोई फायदा मिलेगा 1 साल के बाद, 2 साल के बाद? नहीं। हमारा जो फायदा मिलेगा वो इंस्टेंटली, मतलब 1 महीने 2 महीने, दैट इज अप टू 1 ईयर तक हमारा फायदा मिलेगा। तो दैट मीन जो हमने उस टाइम वो सैलरी दी, ये एक रेवेन्यू पेमेंट है, ये एक रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। तो जो इसको हम कल को हम मतलब कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, इसको हम कल को कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमने सैलरी दी उसका हम फायदा इंस्टेंटली उठा रहे हैं, मतलब एक अप टू 1 ईयर, 1 ही साल में उठा रहे हैं। इसी तरह से हमारा दूसरा आता है रेंट। हम देते हैं, जो हम रेंट भरते हैं, क्या इसका फायदा हम 1 साल के बाद उठा सकते हैं? नहीं। रेंट हम दे रहे हैं, मतलब 1 साल तक हमने रेंट दे दी, इसका जो फायदा उठा रहे हैं सिर्फ उसी 1 साल उठाएंगे, मतलब उसी 1 साल हमें वही एकोमोडेशन मिलेगी बस। उसके बाद हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा, ना ही हम उसको कैश में आगे जाके कन्वर्ट कर सकते हैं। रेट इज अ टैक्सेस। गवर्नमेंट को हम टैक्स देते हैं, मतलब हम क्वार्टरली टैक्स देते हैं, ईयरली टैक्स देते हैं, हाफ ईयरली टैक्स देते हैं। क्या उसका फायदा हम 2 साल के बाद उठा सकते हैं? नहीं। क्या उसका फायदा हम 4 साल के बाद उठा सकते हैं? क्या कल को हम गवर्नमेंट को बताएंगे कि हमें पैसे वापस कीजिए? वो नहीं हो सकता है, इसीलिए हम इसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ना ही इसका फायदा हम 1 साल के ज्यादा उठा सकते हैं। इसका फायदा हम अप टू 1 ईयर उठा सकते हैं। प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट चार्जेस। प्रिंटिंग चार्जेस जैसे कि प्रिंटिंग हमने की है, कोई नोट हमने प्रिंट किया, कोई डॉक्यूमेंट हमने प्रिंट किया, इसका भी जो फायदा है इसको अप टू 1 ईयर उठा सकते हो। और एडवर्टाइजमेंट तो आपको पता ही होगी, तो 1 महीने के बाद एडवर्टाइजमेंट बदलनी पड़ती है, 2 महीने के बाद एडवर्टाइजमेंट बदलनी पड़ती है, तो सालों का तो पता नहीं कि सालों तक एडवर्टाइजमेंट टिकेगी या नहीं। उसका फायदा हम सिर्फ अप टू 1 ईयर, मैक्सिमम अप टू 1 ईयर उठा सकते हैं। मतलब जो हमारी सेल्स होगी वो इंक्रीज होगी इस एडवर्टाइजमेंट की वजह से अप टू 1 ईयर में। तो दूसरा जो एक्सपेंस है हमारे पास वो है कैपिटल पेमेंट। कैपिटल पेमेंट कौन सी पेमेंट्स होती है? हमने तो रेवेन्यू पेमेंट पढ़ा है जिसका फायदा हम सिर्फ 1 ही साल तक उठा सकते हैं, मतलब जो हमारे नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस में, जो कि करने ही करने पड़ते हैं। अब कैपिटल पेमेंट्स कौन से होते हैं जिसका फायदा हम 1 साल से ज्यादा उठा सकते हैं और इसको हम कैश में फ्यूचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम पढ़ते हैं all those payments the benefit of which are taken for a long period of time, that is more than 1 year। वो सारी पेमेंट्स, वो सारे खर्चे जिसका फायदा हम 1 साल से ज्यादा उठा सकते हैं, एंड विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, और जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको कहते हैं कैपिटल पेमेंट। फर्ज करो हमने फर्नीचर खरीदा ऑफिस के लिए, फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज हमने परचेज किया।
क्या इस फर्नीचर को सिर्फ एक ही साल यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद उसको फेंक देना है? नहीं, इसको हम 1 साल भी यूज़ कर सकते हैं, 10 साल भी यूज़ कर सकते हैं, 5 साल भी यूज़ कर सकते हैं। जिसकी इतनी मतलब जो इसकी ड्यूरेबिलिटी है उसी के हिसाब से हम यूज़ इसे कर सकते हैं। मतलब जो ये फर्नीचर है इसका यूज़ 1 साल से ज़्यादा है, क्या इसको हम कल को फ्यूचर में कन्वर्ट कर सकते हैं? फर्ज करो कि ये फर्नीचर टूटा भी है तब भी इसको कुछ ना कुछ स्क्रैप मिलेगा, दैट मीन्स हम इसको फ्यूचर में कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कैपिटल पेमेंट। या मशीनरी हम खरीदते हैं बिजनेस के लिए, क्या ये मशीनरी 1 ही साल के लिए खरीदते हैं? नहीं, इसका जो बेनिफिट हम लेते हैं वो 1 साल से ज़्यादा 5 साल भी हो सकता है, 20 साल भी हो सकता है, 30 साल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द मशीनरी। तो कल को हम ये मशीनरी बेच भी सकते हैं, हम इसका स्क्रैप बेच सकते हैं, उसमें भी कुछ पैसे मिलेंगे हमें। दैट मीन्स ये जो खर्चा हम इस मशीनरी पे कर रहे हैं इसको हम कहते हैं कैपिटल पेमेंट। आपको समझ आ गया, रेवेन्यू पेमेंट वो पेमेंट होता है जिसका फायदा हम सिर्फ 1 ही साल तक उठा सकते हैं और जिसको हम कल को कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। और कैपिटल पेमेंट वो पेमेंट होता है जिसका फायदा हम 1 साल से ज्यादा उठा सकते हैं और जिसको कल को हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, जो हमारी टर्म है वो है परचेज। देखो हमने पढ़ा था पहले, जो हमने पहली टर्म पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने गुड्स। गुड्स हमने कहा था वो सामान जो हम खरीदते हैं मगर बेचने के लिए, जो हम खरीदते हैं बेचने के लिए। मतलब कुछ सामान ऐसा भी है जो हम खरीदते हैं वो हम बेचने के लिए नहीं खरीदते। जैसे कि अगर हमने कोई मशीनरी खरीदी बिजनेस के लिए, मतलब हम कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हमने उसके लिए मशीनरी, क्या हम मशीनरी बेच रहे हैं, वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं? हमने मशीनरी खरीदी जो प्रोडक्ट बना रहा है। जो हम मशीनरी खरीदे बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, हम प्रोडक्ट बनाने के लिए खरीद रहे हैं। जो हम प्रोडक्ट इसमें से बना रहे हैं ये हम बेच रहे हैं, और जो प्रोडक्ट है इसी को हम गुड्स कहते हैं। अब जो मशीनरी है इसको हमें अवॉइड करना, मतलब ये हमें सेल नहीं करनी है, ये हमें सेल नहीं करनी है। सेल जो हमें करना है ये प्रोडक्ट करना है। या परचेज हम करेंगे कोई चीज, गुड्स परचेज हम करेंगे, तो हम क्या परचेज कर रहे हैं बेचने के लिए? कौन सी चीजें? गुड्स। इसका मतलब परचेज इंक्लूड्स परचेज ऑफ गुड्स ओनली। मतलब जब टर्म परचेज दिया होगा तब आप समझ लेना कि हम सिर्फ गुड्स खरीद रहे हैं, ना कि कोई मशीनरी खरीद रहे हैं, ना कि कोई फर्नीचर खरीद रहे हैं, ना कि कोई और इक्विपमेंट खरीद रहे हैं या कोई और एसेट खरीद रहे हैं बिजनेस के लिए। सिर्फ क्या हम खरीद रहे हैं? हम उस टाइम गुड्स खरीद, जब क्या दिया होगा, परचेज दिया होगा, तब समझ लेना कि हम सिर्फ परचेज कर रहे हैं ऑफ गुड्स ओनली। मतलब वो सामान हम खरीद रहे हैं जो हम बाद में बेचेंगे। तो हमारी नेक्स्ट टर्म जो है वो है सेल्स। सेम, जो हमने खरीदा वही हम बेच रहे हैं, जो हमने खरीदने के लिए सामान लिया था वही हम बेच रहे हैं। तो सेल इंक्लूड सेल ऑफ गुड्स ओनली। जब टर्म सेल दिया होगा आप समझ लेना कि इसमें सिर्फ हम सेल कर रहे हैं, किस चीज की? मशीनरी की नहीं, हम गुड्स की सेल कर रहे हैं। हम वही प्रोडक्ट्स जो बनाए थे हमने उन्हीं की सेल कर रहे थे, न कि मशीनरी को बेच रहे हैं, न कि फर्नीचर को बेच रहे हैं जो हमारे ऑफिस में पड़ा है उसको नहीं बेच रहे हैं। हम जो बेच रहे हैं वो हम गुड्स को बेच रहे हैं। दैट मींस परचेज इंक्लूड्स परचेज ऑफ गुड्स ओनली एंड सेल इंक्लूड्स सेल ऑफ गुड्स ओनली। आप ये दो टर्म्स दिमाग में रखेगा, जब खाली परचेज दिया होगा तब समझ लेना कि वहां पर हम सिर्फ गुड्स परचेज कर रहे हैं, और जब जहां पर सेल दिया होगा तब समझ लेना वहां पर हम सिर्फ सेल कर रहे हैं, किसकी? गुड्स की, ना कि और किसी चीज की। मुझे उम्मीद है कि आज ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको सारा समझ आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल बटन को पे क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच।